नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पांडे सर स्टडी 809 यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए इस वीडियो में बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य किस प्रकार हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य और इसके साथ साथ बंगाल के बारे में कौन कौन शासकों ने शासन किया, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जो प्रांत थे उन प्रांतों में बंगाल सबसे अधिक संपन्न राज्य था। जितने भी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांत थे उनमें बंगाल सबसे अधिक संपन्न राज्य था। और मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजा करता था। मुर्शीद कुली खां एक स्वतंत्र शासक था, किंतु नियमित रूप से वह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो कि भागीरथी नदी के तट पर पड़ता है, इस यहाँ पर स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा भी प्रारंभ की और इसके साथ कृषकों को तकावी ऋण या खेती के लिए अग्रिम कर्ज देना शुरू किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजा-उद-दौला हुआ। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ, उसमें सरफराज को मार करके बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बने और इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना भी बंद कर दिया। यानी अलीवर्दी खां ने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना अधिक समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा और इसका जो उत्तराधिकारी था वो इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोटरी की एक त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना भी घटी। 20 जून 1756, इसके बारे में पूछ लेता ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है। तो इसमें क्या हुआ, इस घटना के रचयिता जो जेड हॉलवेल हैं, इनके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था और अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। बाकी दम घुटने की वजह से या कुछ अन्य कारणों से मारे गए। तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से ये घटना जानी जाती है कि नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया, अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे। इसके बाद प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी का जो युद्ध था 23 जून 1757 को, इसके बारे में अक्सर पूछता है। ये अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ और अंग्रेजों ने मीर जाफर को इसके बाद बंगाल का नवाब बना दिया। क्योंकि प्लासी की जो लड़ाई है, प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब की वफादार सेना रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया और प्लासी है वो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली बनकर नवाब मीर जाफर रह गए और अंग्रेजों ने 1760 में इन्हें भी हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगदलपुर स्थानांतरित किया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर या मुगदलपुर स्थानांतरित किया। और बंगाल की राजधानी का क्रम, बंगाल की जो राजधानी थी पहले ढाका रही, फिर मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर, ये क्रम से है। सबसे पहले बंगाल की राजधानी ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद और उसके पश्चात मुंगेर रही। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। अंग्रेज़ों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज़ विजयी हुए और इस युद्ध में अंग्रेज़ सेनापति हेक्टर मुनरो था। जो बक्सर का युद्ध था उसमें अंग्रेज़ सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो, और इसमें अंग्रेज़ विजयी हुए।
अब अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। देखिए 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तब 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। हैदर अली का जो उत्तराधिकारी हुआ वो उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। और 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि भी धारण की। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में कौन सी उपाधि? पातशाह की उपाधि भी धारण की 1787 में। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। तो टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और इसके साथ जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। अब कुछ प्रमुख युद्ध जो लड़े गए उनके बारे में, किस वर्ष वो लड़े गए और गवर्नर जनरल उस समय कौन था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 ईस्वी के आसपास। इस समय गवर्नर जनरल के बारे में नहीं दिया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1780 से 84 के बीच चला। इस समय जो गवर्नर जनरल थे कंपनी के वो वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ। इस समय कॉर्नवालिस कंपनी के गवर्नर जनरल थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ और लॉर्ड बेलेज अली उस समय कंपनी के गवर्नर जनरल थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें मराठा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू की मृत्यु कब हो गई? 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर-ए मैसूर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान को शेर-ए मैसूर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर हुआ करती थी। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर किसकी? शेर की तस्वीर होती थी। और 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। 1760 ईस्वी में ही एक बांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों ने सर आयरकूट के नेतृत्व वाली आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। अब कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ भी हुई। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके दौरान मद्रास की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास की संधि हुई कब? 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मंगलौर की संधि हुई। ये हुई है 1784 ईस्वी में। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये मंगलौर की संधि हुई 1784 ईस्वी में। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये इसके दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 ईस्वी में। अब हम इसके साथ सिख एवं अंग्रेज़ों के बारे में, सिख और अंग्रेज़ों के कैसे संबंध रहे इसके बारे में भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, प्रथम गुरु थे ये सिख संप्रदाय के। तो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। गुरु नानक के जो अनुयायी थे, जो शिष्य थे, वही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक जो है बादशाह बाबर जो कि मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक भी थे, बादशाह बाबर, और हुमायूं के समकालीन थे।
सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। 1496 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय भी स्थापित किए। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए। तो गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया। जो संगत और पंगत इनके द्वारा चलाई गई, तो इसने गुरु नानक के अनुयायी को एक संस्था उनके लिए एक संस्था का कार्य किया जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु नानक का वही 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई इनकी। गुरु अंगद सन 1539 से 52 ईस्वी में सिखों के दूसरे गुरु थे। यानी सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद, जो 1539 से 52 तक रहे। इनका प्रारंभिक नाम लहना भी था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। इनके द्वारा गुरु नानक द्वारा स्थापित की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया गया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा किया गया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास सन 1552 से 1574 ईस्वी थे। सिखों के जो तीसरे गुरु थे अमरदास, ये सन 1552 से 1574 ईस्वी थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य भी किए। गुरु अमरदास के द्वारा हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए गए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को भी इन्होंने प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट भी की। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। और गुरु पुत्री जो बीबी भानी थी उनको कई गांव दान में भी दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति भी की। अमरदास के द्वारा 22 गद्दियों की स्थापना की गई और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति भी की। बीबी के पति रामदास, जो कि 1574 से 1581 ईस्वी तक रहे, सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि भी दी। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना भी की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक भी बनाया। तो गुरु रामदास ने जो तीसरे पुत्र थे इनके अर्जुन, उनको गुरु का पद सौंपा और इन्होंने जो है गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन सन 1581 से 1606 ईस्वी तक। गुरु अर्जुन जो कि 1581 से 1606 ईस्वी तक सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना भी की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक या प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत भी संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो गुरु ग्रंथ साहब है आदि ग्रंथ में, तो सिखों गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का भी निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। राजकुमार खुसरो हमने पीछे पढ़ा था, सिख गुरु ने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। तो जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जो 1606 से 1645 ईस्वी तक हुए। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण भी इन्होंने करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और इन्हें दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी करवाई। सिखों के 7वें गुरु हर राय हुए जो कि 1645 से 61 ईस्वी तक रहे। इन्होंने दारा सिखों से मिलने आने पर आशीर्वाद भी दिया। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु
हरकिशन 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक रहे। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को भी समझाना पड़ा। यानी जो सिखों के 8वें गुरु थे हरिकिशन, तो इन्होंने दिल्ली जाकर के औरंगजेब को सिखों के गुरुपद के बारे में समझाया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। सिखों के जो 9वें गुरु थे वो तेग बहादुर थे 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज के गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। वर्तमान में जो कि शीशगंज के आसपास पड़ता, इसको मरवा दिया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी तक हुए। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा करते थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को क्या माना? सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए भी कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहेब था एवं कार्यस्थली पावोता थी। गुरु गोविंद सिंह जो थे, इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब और कार्यस्थली इनकी पावोता थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां ने दीवार में चिनवा दिया था। इनके जो 2 पुत्र थे फतेह सिंह और एवं जोरावर सिंह, इनको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। इन्होंने कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हो गई? 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर, तो इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इनके पिता रामदेव भरद्वाज राजपूत थे। बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इनके पिता रामदेव भरद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया और इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के भी चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या भी कर दी। बंदा ने सरहिंद के जो मुगल फौजदार थे वजीर खां, उनकी हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। यानी मुगल बादशाह फारूक सियर ने आदेश दिया तो इनको गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से भी विख्यात है। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो शहादरा में कत्लगढ़ी के नाम से भी इसको जानते हैं। यहाँ पर बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। यानी जितने भी सिख टुकड़ियाँ थीं उनका दल खालसा में विलय हो गया। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। जो दल खालसा
था वो जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में इसको रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित भी किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। रणजीत सिंह जो थे राजा रणजीत सिंह, इनका जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 12 मिसलें होती थी उस समय, तो अपनी जो इनकी मिसल थी सुकरचकिया, इसको प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 1798-99 रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि भी हुई। चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच जो संधि हुई उसे अमृतसर की संधि कहते हैं। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराजा रणजीत सिंह का जो विदेश मंत्री था वो फ़कीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 7 जून 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, हम जो प्रमुख इनके बीच, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अब हम अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य हुई कुछ संधियां हैं, 1-2 उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, पहली थी लाहौर की संधि, जो कि अंग्रेज़ों और सिखों के बीच हुई। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुई। 9 मार्च 1846 ईस्वी में। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुई। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुई। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग करके 48,000 की वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग करके 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गप के मध्य लड़ी गई। जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई किसके, चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गप के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स मेटकाफ नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित भी हो गए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। जो सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर, उसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो इस प्रकार हमने अंग्रेज़ों और सिखों के बीच जो संबंध थे, अंग्रेज़ों और सिखों के बारे में भी पढ़ा। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।